जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का पहला चैप्टर देखेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और वो कितने भागों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमिक्स जो होता है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। इंग्लिश में व्यष्टि अर्थशास्त्र को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र वैसा अर्थशास्त्र होता है जिसमें हम किसी एक व्यक्ति, एक फर्म या किसी एक से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसे एक उपभोक्ता हो गया, एक उत्पादक हो गया, एक फर्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आती है। यानी जितनी भी, माइक्रो का मतलब ही होता है कि छोटी छोटी चीज़ें, यानी जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें होती है उसको हम किस में देखते हैं? तो उसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखते हैं। उसके बाद आता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में हम हमेशा इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं और इसमें हम समस्त चीज़ों को देखते हैं। जब अमेरिका में अकाल पड़ा था, अमेरिका, इंग्लैंड, इन सब देशों में जब अकाल पड़ गया था तो उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र का उदय हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि 1933 के बाद समष्टि अर्थशास्त्र का उदय हुआ। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है इसके बारे में हम जानते हैं कुछ। इसमें हम देखते हैं क्या, जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, यानी कहने का मतलब समस्त देश का देखेंगे। यानी जब मांग भी देखेंगे तो समस्त देश का मांग देखेंगे, उत्पादन भी देखेंगे तो समस्त देश का उत्पादन देखेंगे, आय भी देखेंगे तो समस्त देश का आय देखेंगे। तो ये दोनों में खास इतना ही अंतर होता है कि इसमें छोटी छोटी वस्तुओं को देखा जाता है, इसमें समस्त देश का देखा जाता है। तो पहले हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। हमारा बुक जो भी है वो दो भागों में बांटा गया है। एक बुक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपका 6 चैप्टर होगा। तो पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का सारा चीज़ देखेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो पहला चैप्टर है वो है आपका परिचय। पहला चैप्टर क्या है? परिचय। चलिए अब हम परिचय के बारे में अब इसमें देखते हैं। हम देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या। तो अर्थशास्त्र की वैसी शाखा जिसमें हम व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति का जो आर्थिक क्रिया होता है, जैसे उत्पादन किसी एक व्यक्ति का, उपभोक्ता कोई एक व्यक्ति, मांग किसी एक व्यक्ति का। तो अगर जिसमें किसी एक खास व्यक्ति का लगा हुआ रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। यानी कि छोटी छोटी इकाइयों को हम जब अध्ययन करते हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। वैसे इसका नाम भी से भी पता चलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो का मतलब ही होता है छोटी छोटी चीज़ें। आइए आगे हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। इसमें हम देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्या क्या क्षेत्र हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो इसमें पहला है कि मांग का सिद्धांत, दूसरा है उत्पादन का सिद्धांत, तीसरा है लागत का सिद्धांत और चौथा है वस्तु का कीमत का सिद्धांत या वस्तु कीमत का सिद्धांत और पांचवा है वितरण का सिद्धांत। अब इसमें हम देखेंगे पहला कि मांग का सिद्धांत क्या है। तो मांग का सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसका मांग घट जाता है और जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसका मांग बढ़ जाता है। और अगर उल्टा इधर से देखा जाए तो जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसका कीमत बढ़ जाता है। जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसका कीमत क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब किसी वस्तु की मांग घटती है तो उसकी कीमत भी घट जाती है। तो जैसे आप लोग भी देख सकते हैं कि अभी क्या होगा कि ठंडी के दिनों में गर्म कपड़े का मांग ज़्यादा होगा तो उसका कीमत ऑब्वियसली है कि थोड़ा बढ़ा कर ही लेगा। अगर आप गर्मी के दिन में चल जाएं स्वेटर लेने के लिए तो ऑब्वियसली आपको कम दाम में मिल जाएगा। और फिर ये होता है कि अभी आपको रेनकोट जो है अभी उसका मार्केट गिरा हुआ है तो वो आपको सस्ते दाम में मिल सकता है क्योंकि अभी बरसात का सीज़न है नहीं। तो जब सीजन पर हर एक चीज़ का मांग बढ़ जाता है, जैसे शादी में दूल्हा का दाम बढ़ जाता है, जैसे दूल्हा का मांग हुआ तो उसका दाम बढ़ जाएगा। भले उसके बाद उसको कोई पूछे या ना पूछे वो अलग बात है। उसके बाद देखिए मांग का सिद्धांत सिर्फ हमें इतने बताता है जब किसी वस्तु का मांग बढ़ता है तो उसका कीमत बढ़ जाता है और जब किसी वस्तु का मांग घटता है तो उसका कीमत भी घट जाता है।
जैसे अब आगे देखते हैं उत्पादन का सिद्धांत। उत्पादन का सिद्धांत क्या है? उत्पादन पूरी डिपेंड करता है मांग के ऊपर। उत्पादन किसके ऊपर डिपेंड करता है? मांग के ऊपर। जब किसी वस्तु का मांग बढ़ता है तो वो अपना उत्पादन को भी बढ़ाता है, और जब किसी वस्तु का मांग घट जाता है तो वो अपना उत्पादन को भी कम कर लेता है। घर में भी आप देख सकते हैं कि खाना जब बनता है तो क्या करते हैं, अगर देखता है कि आदमी आज ज़्यादा है खाना खाने वाला तो क्या करता है, थोड़ा खाना ज़्यादा बनाता है, यानी उत्पादन थोड़ा ज़्यादा करता है। और जब आदमी जब कम रहता है, कोई इधर उधर चला जाता है तो उस समय खाना कम बनाता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि जिस तरह से मांग होता है उस तरह से हमारे पास उत्पादन भी बढ़ता है, या तो मांग घटता है तो उत्पादन भी हमारा घटता है। तीसरा है लागत का सिद्धांत। तो लागत ऑब्वियसली है, उत्पादन बढ़ेगा तो लागत को भी हमको बढ़ाना होगा, अगर उत्पादन को घटाना है तो लागत भी घटेगा। तो सीधी बात है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उत्पादन, लागत और मांग। और सब किस पर निर्भर करता है? तो सब निर्भर करता है मांग के ऊपर। इसमें जितना है सारा का सारा निर्भर करता है मांग के ऊपर। क्योंकि देखिए वस्तु का कीमत सिद्धांत अभी तो बताए ना कि जब वस्तु का कीमत बढ़ता है तो उसका मांग घट जाता है। आने की सीधी बात है, वस्तु का मांग बढ़ेगा तो कीमत उसका बढ़ जाएगा। तो उसका कीमत हम किस तरह से रखेंगे? पहला होता है कि मार्केट को देखते हुए हमें वस्तु का कीमत रखना होता है कि मार्केट में कहीं उस वस्तु का कितना कीमत है, तो उसी हिसाब से हमको भी अपने वस्तु का कीमत उतना रखना होगा। अगर सेम क्वालिटी का है तो, या तो उससे कम ही रखना होगा। अगर ज़्यादा रखेंगे तो हम उसको फिर बेच नहीं पाएंगे। तो ये होता है हमारा वस्तु का कीमत सिद्धांत। या तो फिर हम देख सकते हैं मांग कितना है, मांग के ऊपर भी हम थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मार्केट ज़्यादा मायने रखता है। उसके बाद है वितरण का सिद्धांत। वितरण का सिद्धांत क्या होता है? अब देखिए मांग जहाँ से होगा वितरण भी ना हम वहीं ना ले जाके करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है मांग रहा है चाइना, पहुँचा दिए हम अमेरिका, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। कोई वस्तु का जहाँ मांग होगा उसका वितरण भी वहीं किया जाएगा। हमें जिस चीज़ का मांग होता है और जिस जगह पर होता है हमें उस जगह पर उसी चीज़ का वितरण किया जाना चाहिए, तब हम क्या होंगे, अपने वस्तु को बेचने में सफल होंगे, अन्यथा हम असफल रह जाएंगे। तो ये कहता है हमारा वितरण का सिद्धांत। आइए हम आगे अब देखते हैं आर्थिक क्रिया क्या होती है। आर्थिक क्रिया, हम लोग ऐसे आर्थिक का मतलब जानते हैं कि जैसे आर्थिक स्थिति, हम लोग बोलते भी कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, तो आर्थिक का मतलब यहाँ होता पैसा। आर्थिक का मतलब क्या होगा? पैसा। तो आर्थिक क्रिया क्या होती है? वैसा क्रिया जो पैसे से संबंधित होती है उसे हम क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया। जैसे हम कोई सामान खरीदने गए तो उसके बदले में पैसे देते हैं, वो क्या हो गया? आर्थिक क्रिया हो गया। हम घर में जाकर के कुछ खाना बनाएंगे, वो कैसा क्रिया है? वो गैर आर्थिक क्रिया है, क्योंकि हमको खाना बनाने के लिए कोई पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे घर में मम्मी खाना बनाती, वो गैर आर्थिक क्रिया है। और वही कोई होटल में अगर खाना बनाता है तो वो कैसा हो जाता है? आर्थिक क्रिया। तो सीधी बातें याद रखना, वैसा क्रिया जो पैसे से संबंधित होती है तो उन क्रिया को क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। आगे है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था आखिर कितने प्रकार के होते हैं? पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें सारे लोग का जो बिजनेस होता है वो प्राइवेट होता है, यानी कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जितनी चीज़ें होती है सब के सब प्राइवेट होती है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सब के सब चीज़ें सरकारी होती है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है इसमें ना ही सारी चीज़ें सरकारी होती है और ना ही सभी चीज़ें प्राइवेट होती है। जैसे मान सकते हैं हम भारत की अर्थव्यवस्था, यहाँ आप लोग सरकारी स्कूल भी देखते होंगे, प्राइवेट स्कूल भी देखते होंगे, सरकारी बसेस भी देखते होंगे और प्राइवेट बसेस भी देखते होंगे। तो ये क्या कहलाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अधिकतर जो देखे जाते हैं वो विकसित देशों में देखे जाते हैं, और ख़ास करके यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब देशों में। यूरोप अगर ले लिया जाए तो पूरा यूरोप में कैसा अर्थव्यवस्था देखा जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखा जाता है, क्योंकि वो अधिकतर वे लोग डेवलप हैं। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है वो रूस में देखी जाती थी। जैसे इसमें क्या होता था कि हर एक चीज़ें सरकारी होती थी, कोई भी चीज़ें इसमें प्राइवेट नहीं होती थी।
सरकार के अंडर में सारी चीज़ आता था, जितने भी चाहे सरकारी स्कूल हो, रोड हो, कोई भी कार्य हो, तो वो सारे चीज़ किस में आता था? सरकार के अंडर में आता था। और हमारे देश में कैसा अर्थव्यवस्था है? तो हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये भी एक अर्थव्यवस्था का प्रकार हो गया कि हमारे देश में कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये क्या करता है कि इसमें कोई भी चीज़ें ऐसा नहीं कि सारा का सारा प्राइवेट होगा, कुछ आधी चीज़ें इसमें सरकारी होती है तो आधी इसमें प्राइवेट होती है। मान सकते हैं जैसे अभी देखिए मोदी सरकार जो कर रहे हैं कि रेल के कुछ स्टेशन को लीज पर दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो जब लीज पर जाएगी तो वो प्राइवेट हो जाएगी। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि पूरा का पूरा रेल बेच दे रहा है, ऐसा नहीं है। तो रेल हमारा कैसा रहेगा? वो सरकारी ही रहेगा, लेकिन उसका जो कुछ स्टेशन रहेगा वो कैसा रहेगा? वो प्राइवेट रहेगा। तो यानी कि एक ही रेल विभाग है, लेकिन उसी में हम देख सकते हैं कुछ चीज़ें प्राइवेट हैं तो कुछ चीज़ें सरकारी है। हम ये भी देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे दुकान रहती है, तो सारी दुकान कैसा रहता है? प्राइवेट रहता है, उसको लीज पर लिया हुआ रहता है। वहीं रेलवे स्टेशन में स्टेशन सरकारी और जो दुकानें हैं वो प्राइवेट। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतर चीज़ें जो देखी जाती है वो सारी की सारी चीज़ें सरकारी देखी जाती है। और पूंजीवादी में एक भी चीज़ आपको सरकारी देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सेना विभाग को छोड़ दिया जाए तो सारी की सारी चीज़ें इसमें कैसा रहता है? तो सारे का सारा चीज़ें इसमें प्राइवेट रहता है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये अच्छी तरह से समझ में भी आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके नोट्स लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।